नमस्कार। जब से सासाराम शहर में दंगा भड़का है उसके बाद से लोग लगातार यह जानने का प्रयास करना शुरू कर चुके हैं कि आखिर विगत 2 वर्षों से सासाराम शहर बार बार क्यों जल रहा है। क्या विगत 2 सालों के अंदर सासाराम शहर में रहने वाले लोग ज़्यादा असहिष्णु हो चुके हैं, या फिर 2 सालों में जो सरकारी तंत्र है या जो प्रशासन और पुलिस के जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। क्या पुलिस और प्रशासन में बैठे लोग लोगों की भावनाओं का कदर नहीं कर रहे हैं। कुछ इस तरह के प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब यहाँ के लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर विगत 2 सालों से इस तरह की घटनाएं, या यूं कहें कि सासाराम शहर को बार बार जलाने की कोशिश क्यों हो रही है। हालांकि पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन विगत 2 सालों से सासाराम शहर में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं उसके बाद से लगातार यह लोग जानने का प्रयास करना शुरू कर चुके हैं कि इन 2 सालों में ऐसा क्या हो गया जिन कारणों से सासाराम शहर को लगातार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, सासाराम शहर को जलाने की कोशिश की जा रही है। मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा और तस्वीर के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से विगत 2 सालों के अंदर सासाराम शहर को जलाने की कोशिश की गई, सासाराम शहर में उपद्रव मचाने की कोशिश की गई और उस उपद्रव पर सफलता पाने में पुलिस को किस तरह से मशक्कत करनी पड़ी, प्रशासन को किस तरह से पापल बेलने पड़े, ये मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। 5 अप्रैल 2021 का दिन सभी को याद होगा, जब कोरोना काल के दौरान यहाँ के निजी कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया था। उसके बाद सासाराम शहर में क्या हुआ था ये सबने देखा और सबने जाना। 5 अप्रैल की अहले सुबह जिस तरह से छात्रों की भीड़ के द्वारा पोस्ट ऑफिस चौराहे पर खड़ा होकर संग्रहालय परिसर में आग लगाई गई, ये सासाराम शहर की पहली घटना होगी जब संग्रहालय परिसर को छात्रों के द्वारा निशाना बनाया गया। आखिर कोचिंग संस्थान बंद करने का निर्णय पूरे बिहार में लिए गए, लेकिन पूरे बिहार में इस तरह का हिंसक प्रदर्शन सामने नहीं आया। छिटपुट अगर घटनाओं की बात को छोड़ दिया जाए तो पूरे बिहार में इस तरह की घटना सामने नहीं आई, लेकिन सासाराम में जो कुछ हुआ वो पूरे भारत में चर्चा का विषय बना और जितने भी मीडिया चैनल हैं जो भी वो लगातार इस पर कई तरह के प्रश्न खड़ा करते रहे और लगातार ये जानने का प्रयास करते रहे कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये आंदोलन कैसे हो पाए। क्या पहले से कोई प्रशासन के स्तर से तैयारी नहीं की गई थी? क्या प्रशासन के द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया? छात्रों की समस्याओं का समाधान या छात्रों की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया? कई इस तरह के प्रश्न हैं जो उस समय मीडिया के माध्यम से जानने की कोशिश की जा रही थी और जो भी मीडिया कर्मी थे वो ये जानने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे थे। उसके 1 साल बाद, करीब 1 साल बाद 17 जून को अग्निवीरों के द्वारा जो कुछ सासाराम शहर में किया गया वो एक तरह से इतिहास रच दिया गया। हालांकि बिहार के कई जिलों में इस तरह की घटना देखने को मिली, लेकिन कुछ चुनिंदे शहर थे, बिहार के कुछ चुनिंदे शहरों में सासाराम भी शामिल था, जहां पर अग्निवीरों के द्वारा बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचाई गई। टोल प्लाजा को फूंक दिया गया, रेलवे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। सासाराम शहर को एक तरह से जलाने की कोशिश की गई, हालांकि किसी तरह से वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह से उग्र थे अग्निवीर अभ्यर्थी, जिस तरह से उग्र थे, उस समय ऐसा लग रहा था कि सासाराम शहर भी जल उठेगा। जिस तरह से तांडव अग्निवीर अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया उस तांडव को सबने देखा और उस समय भी प्रश्न उठाए गए कि समय रहते जिस तरह से अग्निवीरों के द्वारा सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर एकत्र होकर प्रदर्शन किया जा रहा था, उस समय अगर प्रशासन और पुलिस के स्तर से उन्हें वहां पर रोक दिया गया होता या उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया होता तो शायद बड़े पैमाने पर क्षति नहीं हुई होती। उस समय भी प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए थे कि जिस समय वहां पर उग्र प्रदर्शन हो रहे थे उस समय डीएम, एसपी और तमाम वरीय पदाधिकारी कहां थे, जब पोस्ट ऑफिस चौराहे पर एक तरह से अग्निवीरों के द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था। उस समय क्यों इन प्रदर्शनों को रोका नहीं गया? जब जैसे ही सासाराम शहर से
आगे बढ़ने की कोशिश की गई उग्र अग्निवीर अभ्यर्थियों के द्वारा, उस समय उन पर काबू क्यों नहीं पाया गया, उन्हें क्यों यहाँ से जाने का अवसर दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और लगातार उस समय ये सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन उन सवालों का जवाब अधिकारियों के पास नहीं था। जब पूरी तरह से सासाराम शहर को तहस नहस करने की कोशिश शुरू हो गई, टोल प्लाजा को जलाया जाने लगा, लगातार जो राहगीर है उन्हें निशाना बनाया जाने लगा, तब जाकर प्रशासन और पुलिस के स्तर से कार्रवाई शुरू की गई। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि अग्निवीर योजना को लेकर अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे थे। उस समय सासाराम शहर में रहने वाले जितने भी अधिकारी हैं, जिनके ऊपर सासाराम शहर को बचाने की जिम्मेदारी थी, वो सचेत क्यों नहीं हुए, क्यों उनके द्वारा पूर्व में तैयारी नहीं की गई। और तैयारी नहीं होने के कारण सासाराम शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्षति दिखाई पड़ी। सोचिए कि ये काला ढाबा था सासाराम शहर में, जितने भी लोग रहने वाले थे या सासाराम शहर में जिन लोगों को उस समय इन स्थितियों का सामना करना पड़ा था, वही जानते हैं कि अग्निवीर किस तरह से अग्निवीर अभ्यर्थियों के द्वारा तांडव किया गया था और किस तरह से सासाराम शहर और उसके आसपास के इलाके पूरी तरह से एक तरह रण क्षेत्र में तब्दील हो गए थे। उस दिन को याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं। टोल प्लाजा को करीब करोड़ों रुपए के नुकसान हुए थे और ये सारे के सारे नुकसान केवल और केवल पुलिस और प्रशासन की नाकामी के कारण हुए थे। उस समय ये एक तरह से आरोप लगाए जा रहे थे कि पुलिस और प्रशासन के स्तर से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिस कारण से जो केंद्रीय संस्थान हैं उन्हें निशाना बनाया गया, रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया, रेलवे स्टेशन परिसर में जो भी संपत्ति थी उसे नुकसान पहुंचाया गया और सारे कार्य हुए केवल और केवल प्रशासन की नाकामी के कारण। इसके बाद मात्र 1 माह पहले जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास एक शव पड़े होने की सूचना पर पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कुछ किया गया, मात्र 1 माह पहले 13 या 15 मार्च की वो घटना शायद सासाराम शहर के लोग अभी भी नहीं भूले होंगे, जिस घटना के दौरान करीब 3 घंटे तक सासाराम संग्रहालय के अंदर कर्मियों और जो लोग गए थे उन्हें बंधक रहना पड़ा था। स्वयं डीएम 3 घंटे तक अपने कार्यालय में इस इंतजार में बैठे रहे कि कब रास्ता खुले कि हम भी अपने घरों के लिए जा सके, लेकिन 3 घंटा तक जो भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे उनके द्वारा संग्रहालय के गेट को बंद करके जिस तरह से उत्पात मचाया गया, जिस तरह से नारेबाजी की गई और जिस तरह से आरोप लगाए गए, वो भी एक सासाराम शहर के लिए काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। आरोप लगाए गए कि जिस रास्ते से डीएम जाते हैं प्रत्येक दिन, उसी के बगल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है और वहां पर एक शव करीब 2 दिनों से पड़ा हुआ था और यहाँ के डीएम और यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं या यहाँ के जितने भी जिनके ऊपर उनकी प्रतिमा को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी थी, उनके द्वारा 2 दिनों तक उस स्थल पर जाने का प्रयास नहीं किया गया या जो दुर्गंध आ रहे थे उस दुर्गंध को समझने की कोशिश नहीं की गई, जिस कारण जिसका गुस्सा उस समय आर्मी कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ा, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में दिखाई पड़ा और उन्होंने एक तरह से सासाराम के संग्रहालय परिसर को लॉक कर दिया गया था। कोई भी 3 घंटे तक सासाराम संग्रहालय परिसर से बाहर नहीं निकल पाया। अधिकारी भूख से छटपटाते रहे, बड़े बड़े अधिकारी उसमें बैठे रहे और बड़ी मशक्कत के बाद उस एक तरह से आंदोलन पर काबू पाया जा सका। सोचिए कि आखिर यह किसके कारण हुआ। 2 दिनों तक सासाराम शहर में एक जननायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास अगर शव पड़ा हुआ है तो यह किसकी जिम्मेदारी है उस शव को देखने के लिए या उस मूर्ति को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। सोचिए कि संग्रहालय के जस्ट बगल में, संग्रहालय परिसर के जस्ट बगल में ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है और वहीं पर 2 दिनों से शव पड़ा हुआ था, जिसको देखकर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे इतने गुस्से में हो गए कि उनके द्वारा जो आंदोलन किया गया उस आंदोलन को करीब 3 घंटे तक लोगों ने भुगता और 3 घंटे तक एक तरह से पुरानी जीटी रोड पर आवागमन ठप रहा। आखिर 3 घंटे तक सासाराम शहरवासियों को इतने कष्ट में
जीने का अवसर किसने दिया? आखिर 3 घंटे तक लोग मशक्कत क्यों करते रहे एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए? 3 घंटे तक संग्रहालय परिसर में क्यों लोग कैद रहे, अधिकारी क्यों कैद रहे? इसका जवाब कौन देगा? ये किसकी जिम्मेवारी थी कि सासाराम के संग्रहालय परिसर के बगल में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास शव पड़ा हुआ था और उस शव को वहां से उठाने की जिम्मेवारी किसके ऊपर थी? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा की साफ सफाई प्रत्येक दिन नहीं हो रही थी? ये प्रश्न था, जिस प्रश्न का जवाब वहां के किसी अधिकारी के पास नहीं था। कारण कि लगातार भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा डीएम को बुलाने की मांग की जा रही थी, लेकिन डीएम वहां से आने के लिए तत्पर नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि उनका जवाब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को आक्रोशित कर सकता है और हो सकता है कि मामला कहीं बिगड़ न जाए। अभी जिन घटनाओं का जिक्र किया गया, उन घटनाओं को समय पर रोका जा सकता था, लेकिन प्रशासन और पुलिस की लापरवाही के कारण यहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफी लोग आहत हुए और उन्हें इलाज से लेकर आने जाने की समस्याओं का सामना करना पड़ा। सासाराम शहर में सबसे बड़ी घटना उस समय देखी गई जब यहाँ पर रामनवमी के जुलूस निकले थे और रामनवमी जुलूस के अगले दिन सासाराम शहर में जो कुछ हुआ वो करीब 30 सालों के इतिहास को एक तरह से दोहरा दिया। 30 सालों में सासाराम शहर में इस तरह की घटना सामने नहीं आई थी। 1989 के दंगों को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं और उसके करीब 30 या 32 साल बाद सासाराम शहर में जो कुछ हुआ वो सासाराम शहर के लिए एक तरह से काला अध्याय है और इस काला अध्याय को लिखने वाले यहाँ के पुलिस और प्रशासन के लोग ही माने जाएंगे। कारण कि जिस समय जुलूस निकाले जा रहे थे या जिस तरह से जुलूस की तैयारी की जा रही थी, उस समय भी बताया जा रहा है कि जो यहाँ के इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं या जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रहे हैं उनके द्वारा एक तरह से एक अंदेशा व्यक्त किया गया था या एक तरह से जानकारी दी गई थी कि सासाराम शहर में स्थिति बिगड़ सकती है रामनवमी जुलूस के दौरान। लेकिन उस समय भी जितने भी अधिकारी थे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, लेकिन जब स्थिति बिगड़ गई तो स्थिति पर काबू पाने के लिए लगातार लोगों पर कार्रवाई करते रहे और उस कार्रवाई में जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस कार्रवाई के जद में कुछ ऐसे भी लोग आ गए जिन लोगों की उसमें कोई भूमिका नहीं थी। आखिर उन अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना सामने आ रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ असामाजिक तत्वों के कारण सासाराम शहर की छवि खराब हो रही है, उन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। असामाजिक तत्वों को एक तरह से खुली तौर पर छूट दी जा रही है सासाराम शहर में तांडव मचाने के लिए। इसकी गलती किसकी है? ये सब किसके कारण हो रहा है? इन अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी? केवल लोगों को निशाना बनाकर सासाराम शहर को शांत करने की कोशिश कब तक होती रहेगी? इस तरह के प्रश्नों का जवाब कब मिलेगा? लोग यह जानना चाह रहे हैं कि विगत 2 सालों के अंदर में जो कुछ हुआ सासाराम शहर में, जिस तरह से तांडव मचाया गया या सासाराम शहर को जिस तरह से जलाने की कोशिश की गई, उसके पीछे क्या कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? विगत 2 सालों में इन घटनाओं को लेकर कितने अधिकारियों पर, कितने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई, लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। सासाराम शहर किस हालात में है, इस स्थिति को देखकर खासकर विगत एक सालों के दौरान सासाराम शहर के लोग किस तरह से जी रहे हैं, सासाराम शहर के लोग किस तरह से डरे समय हैं। यहाँ के न तो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो भी जानने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भी इससे कोई लेना देना नहीं है कि सासाराम शहर के लोग किस तरह से दहशत में जी रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं, उन्हें किस तरह की परेशानी आ रही है, क्या उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश यहाँ के अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। इतना तक को जानने की फुर्सत यहाँ के प्रतिनिधियों को नहीं है, यहाँ के मंत्री को नहीं है। तो सोचिए कि सासाराम शहर का भला कैसे होगा। सासाराम शहर में जब भी कोई निकलता है अपनी बाइक को लेकर, उनके अंदर में हमेशा डर बना रहता है कि हमारी बाइक कब चोरी चल जाएगी, कहना मुश्किल है। मात्र 2 दिन पहले जिस तरह से बैंक से एक व्यक्ति के बैग से पैसे लेकर उछके भाग निकले और जिस तरह से उसके साथ सलूक किया गया पुलिसकर्मियों के द्वारा, वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सासाराम शहर लगातार जल रहा है। सासाराम शहर में लोग लगातार आक्रांत हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। लेकिन आज तक विगत 2 सालों के अंदर आज तक एक भी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होना, यह क्या दर्शा रहा है? क्या यह न माना जाए कि जितने भी सरकार में बैठे लोग हैं
उन्हें केवल यहाँ की लोगों की कमी नजर आ रही है, यहाँ के अधिकारियों की कमी नहीं आ रही है, कमी नजर नहीं आ रही है? क्या सारे अधिकारी पाक साफ हैं? क्या सारे अधिकारियों के द्वारा अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन ठीक ढंग से किया जा रहा है? आखिर इसकी समीक्षा कब होगी? क्या पटना में बैठे अधिकारियों को, पटना में बैठे मंत्रियों को, पटना में बैठे राजनेताओं को इस बात की समीक्षा नहीं करनी चाहिए कि विगत 2 सालों के अंदर में सासाराम शहर बार बार क्यों जल रहा है? इसे बार बार जलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या सासाराम शहर के लोग पहले से ज्यादा असहिष्णु हो चुके हैं, या सासाराम शहर में काम करने वाला सिस्टम फेल हो चुका है? इसकी समीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? इसकी समीक्षा कब होगी? जब सासाराम शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कारण कि सासाराम शहर में जो घटनाएं मात्र 20 रोज पहले सामने आई थी, और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम रद्द हुआ था, उसके बाद से पूरे भारत में सासाराम चर्चा का विषय बना हुआ था। आखिर सासाराम शहर इन घटनाओं के कारण कब तक चर्चा में बना रहेगा? आखिर कब तक लोग परेशान होते रहेंगे? कब तक अधिकारियों को खुली छूट दी जाएगी कि कार्रवाई के नाम पर निर्दोष लोगों को भी प्रताड़ित करते रहें? ये कब तक चलेगा? और अधिकारी कब तक बेलगाम होकर अपने फरमानों को लोगों के ऊपर थोपते रहेंगे? इसका जवाब अब समय आ गया है कि प्रतिनिधियों से पूछा जाए। जब यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे आए हुए थे, तो उनका साफ कहना था कि एक तरह से यहाँ के प्रशासन और सरकार के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लगातार बनाया जा रहा है, और भाजपा को एक तरह से दंगाई पार्टी साबित करने की कोशिश यहाँ के जितने अधिकारी हैं, सरकार हैं, उसके स्तर से की जा रही है। कारण कि जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं एक पक्ष के, उसमें भाजपा से जुड़े हुए लोगों की संख्या ज़्यादा है। जो भी भाजपा आरएसएस विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोगों की संख्या ज़्यादा है, और इसीलिए अश्विनी चौबे जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा साफ आरोप लगाया गया कि यहाँ के डीएम एसपी और सरकार के निर्देश पर सब कुछ हो रहा है, और कुछ ऐसे लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है जिनकी भूमिका यहाँ नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सासाराम शहर के कई ऐसे लोग हैं जो सासाराम शहर को छोड़ चुके हैं, वो कहीं अन्य जगहों पर रह रहे हैं। उन्हें डर है कि मैं सासाराम शहर में जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चूंकि कई अभी अज्ञात लोगों की सूची तैयार करके रखी गई है, और उन अज्ञात लोगों की तलाश जारी है। अज्ञात लोगों में किसी का नाम शामिल हो सकता है, और इसी डर से बहुत से लोग अभी सासाराम छोड़कर एक तरह से कहीं पलायन किए हुए हैं। आखिर ये इस तरह की भय की स्थिति कब तक सासाराम शहर में बना के रखी जाएगी? आज सासाराम में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सासाराम शहर में कोई घटनाएं नहीं हुई, सभी लोग शांतिपूर्वक ईद का पर्व मनाए। इसके लिए प्रशासन को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन विगत 2 सालों से जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उन घटनाओं की समीक्षा किया ही जाना चाहिए। नहीं तो 2024 के चुनाव में, 2025 के चुनाव में यहाँ के जितने राजनेता, यहाँ पर सासाराम शहर में जितने राजनेता आएंगे, उनसे ये सवाल पूछा जरूर जाएगा कि 2 सालों से सासाराम शहर जल रहा था, उन कारणों को का तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं की गई, जिन कारणों से सासाराम शहर में लगातार घटनाएं सामने आती रहीं, और आप लोग मुकदर्शक बनकर ये सब देखते रहे। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।